जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। आज हम इस सेशन में ये समझेंगे कि भूकंपी छाया क्षेत्र क्या होता है और कैसे की जाती है भूकंपी छाया क्षेत्र की गणना। सबसे पहली बात, यहाँ एक वर्ड है छाया क्षेत्र, शैडो रीजन। अगर हम शैडो रीजन की बात करें तो आप इससे अपरिचित नहीं होगे, आपकी कहीं ना कहीं परछाई या छाया बनी होगी। उसी तरह से कुछ बात यहाँ पर है। आप यहाँ पर एक लैंप देख रहे हो, रास्ते में रखी हुई है बाल, और लैंप से लाइट निकल रही है, बॉल के ऊपर पड़ रही है और यहां पर बॉल का शैडो, बॉल की छाया बन रही है। और ये बात बता रहा है कि इस भाग में प्रकाश नहीं पहुंच रहा है और उस प्रकाश को रोकने का काम कर रहा है ये बॉल, और इसकी वजह से बॉल की छाया पड़ रही है। और इसी तरह की कुछ व्यवस्था है हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में, जिसके कारण भूकंपी तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में नहीं पहुंच पाती और कुछ भाग भूकंप आने के बाद कुछ भाग ऐसे शेष रह जाते हैं जहां प्राइमरी और सेकेंडरी वेव नहीं पहुंचती। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि एपिसेंटर से अगर हम मेजर करें तो पृथ्वी के प्रत्येक भाग में भूकंपी तरंगे पहुंच रही हैं, प्रत्येक भाग में पहुंच रही है इधर, लेकिन कुछ भाग शेष रह जा रहा है जहां भूकंपी तरंगे नहीं पहुंच रही हैं। जहां भूकंपी तरंगे नहीं पहुंच रही हैं वही है सेस्मिक शैडो जोन, भूकंपी छाया क्षेत्र। आखिर ऐसा क्या है कि यहां पर भूकंपी तरंगे नहीं पहुंचती हैं? इस बात को समझने के लिए हमें भूकंपी तरंगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। तो सबसे पहले वो जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भूकंपी तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक भूगर्भी तरंग और दूसरी धरातली तरंग। भूगर्भी तरंग वो तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर गुजरती हैं, और धरातली तरंग वो तरंगे होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर गतिमान होती हैं, गति करती हैं। अगर हम भूगर्भी तरंगों की बात करें तो दो प्रकार की तरंगे हैं, एक प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंगे और दूसरी सेकेंडरी वेव यानी द्वितीयक तरंगे। प्राइमरी वेव की खासियत ये होती है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ही होकर गुजर सकती हैं, और सेकेंडरी वेव यानी द्वितीय तरंगों की ये खासियत होती है कि वो केवल और केवल सॉलिड यानी ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती हैं, केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। उसी तरह से अगर मैं धरातली तरंगों की बात करूं तो धरातली तरंगों में दो तरंगे होती हैं, रिले वेव और लब वेव। यहां सेस्मिक शैडो जोन के संदर्भ में इसका विशेष महत्व नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी नहीं लेंगे, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के बारे में जानेंगे। अब आप इस चित्र को देखें। इस चित्र में देख रहे हैं कि एपिसेंटर से हम मेजर कर रहे हैं भूकंपी तरंगों को कहां कहां जा रही हैं। अब आप यहां देखिए कि यहां पर प्राइमरी वेव आई, पृथ्वी के कई भागों से होकर प्राइमरी वेव यहां भी पहुंची, इस दूसरी साइड में भी प्राइमरी वेव पहुंची, और यहां पर जब हम एपिसेंटर से इस भाग का एंगल मेजर करते हैं तो वो होता है 105 और यहां 145, यहां भी 105 और 145। तो 105 से 145 के बीच भूकंपी तरंगे नहीं पहुंच रही हैं, और ये है सेस्मिक शैडो जोन, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन यहां ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि क्या कारण रहा होगा कि नहीं पहुंच रही हैं। आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर देखोगे तो आप देखिए पृथ्वी का जो कोर है, ये देखिए पूरी पृथ्वी का कोर है। ये पृथ्वी, आप सभी को पता है कि पृथ्वी तीन भागों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और कोर दो भागों में है, एक है इनर कोर, एक है इनर कोर जो कि सॉलिड अवस्था में है, इनर कोर जो कि सॉलिड है, और अपर कोर जो है ये लिक्विड अवस्था में, ये भाग जो है ये लिक्विड अवस्था में है। और लिक्विड और सॉलिड का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी की वजह से सेस्मिक शैडो जोन बनते हैं। लेकिन ये भी जानने के लिए सेस्मिक शैडो जोन क्यों बनते हैं, भूकंपी छाया क्षेत्र क्यों बनते हैं, एक जानकारी आप लोगों के लिए और जरूरी है, वो है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन की जानकारी। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन की जानकारी को। अच्छा, आप सोचिए कि अलग अलग पदार्थों का लेयर है, पदार्थों का मतलब यानी यहां पर गैस है, इसके बाद लिक्विड है, ये सॉलिड है, उसके बाद फिर लिक्विड है। ठीक, अब यानी कि
माध्यम बदल रहा है, यहां पर माध्यम बदल रहा है। आप सोचिए कि एक तरंग सीधे गतिमान है, एकदम सीधे गतिमान है, एकदम सीधे आ रही है, तो ये तरंग कहीं भी विचलित नहीं होगी, इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई तरंग विरल माध्यम से, ये क्या गैस क्या है, विरल है, और लिक्विड क्या है, गैस की तुलना में ज्यादा सघन है, लिक्विड की तुलना में सॉलिड ज्यादा सघन है, ज्यादा डेंस है। तो अब अगर आप देखेंगे, अगर कोई तरंग तिरछी इसी तरह गुजरे, गैस से लिक्विड में जाए, तो क्या स्थिति बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई तरंग कम सघन से अधिक सघन में प्रवेश करती है तो ये लंब है, ऐसे मैंने एक लंब डाल दिया है ना, ये लंब है, तो लंब की ओर झुक जाती है। वैसे तो नियम क्या है, वैसे होना क्या चाहिए था, ऐसे आ रही है तो सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही माध्यम चेंज होता है, अगर सघन विरल से सघन में आ रही है तो लंब की ओर ये झुक जाएगी, इधर की ओर आएगी। क्लियर। दोबारा और आगे बढ़ते हैं। ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। लिक्विड की तुलना में सॉलिड अधिक सघन माध्यम है, यानी लिक्विड की तुलना में अगर हम सॉलिड की ओर बढ़ेंगे तो सघनता बढ़ेगी। यानी ये तरंग अगर यहां आए तो नियम कह रहा है, नियम नहीं, जानकारी, हमारी सामान्य जानकारी ये कह रही है सीधी जानी चाहिए। लेकिन अगर यहां हम लंब डाल दें तो हमें पता चलेगा कि ये लंब की ओर झुक गई, यहां आ रही है। कारण क्या है, ये अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब भी कोई तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन की क्रिया होती है। अगर विरल से सघन में जाएगी तो लंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो लंब से दूर हटेगी। जैसे यहां देखिए, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। अब यहां अधिक सघन माध्यम है, यहां कम सघन माध्यम है। अगर मैं यहां पर लंब डालूं, यहां पर एक लंब डाल दिया ऐसे, अब आप देखिए नियम क्या कह रहा है या हमारी जानकारी क्या कह रही है, जिस रास्ते से ये जा रहा है उसी रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो उसी रास्ते में आगे बढ़ने की बजाय क्योंकि अधिक सघन से कम सघन की ओर जा रही है तो लंब से दूर हट जाएगी। तो आप ये बात समझे कि अगर तरंग विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जाए तो लंब की ओर झुकेगी, और झुकेगी। और अगर तरंग सघन से विरल में जाए तो लंब से दूर हट जाएगी, लंब से दूर हट जाएगी। और यही होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। कैसे होता है ये बात हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, यहां पर एपिसेंटर है और इस एपिसेंटर से सेकेंडरी वेव यानी द्वितीयक भूकंपी तरंगे आगे बढ़ रही हैं। अब आप देखिए, यहां से हर जगह जा रही है, यहां से हर जगह जा रही है, चारों ओर जा रही है, चारों ओर जा रही है। लेकिन कोर का जो अपर कोर है, कोर का जो अपर कोर है, अपर कोर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो जब भी द्वितीयक तरंग लिक्विड की ओर बढ़ेगी तो आप जानते हो कि ये द्वितीयक तरंगे लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती, केवल और केवल सॉलिड में ही ट्रेवल करती हैं। क्यों लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती? क्योंकि इस लिक्विड में शियर फोर्स बहुत कम होता है और सेकेंडरी वेव केवल उसी भाग में ट्रेवल करती हैं जिसमें अपरूपण बल अधिक हो, इसलिए ये अपर कोर में ट्रेवल नहीं कर पाती। तो यहां तो जैसे इस भाग में सेकेंडरी वेव पहुंचेंगी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर शियर फोर्स नहीं है। अब प्रश्न उठता है, बाकी जगह ये कर्वेचर पाथ क्यों अपनाती हैं? ये इसलिए अपना रही हैं क्योंकि जैसे जैसे अंदर की ओर हम आ रहे हैं वैसे वैसे सघनता बढ़ रही है, और सघनता बढ़ने की वजह से या तो तरंगे लंब से दूर हट रही हैं या तो तरंगे लंब की ओर झुक रही हैं। तो यहां से ये जो तरंग निकल रही है
वो लंब से अंदर की ओर जब बढ़ती है तो लंब की ओर झुकती है, और जैसे जैसे बाहर की ओर जा रही है लंब से दूर हटती जा रही है, और इस तरह से ये भूकंपी तरंगे बाहर की ओर निकलते हुए 105 तक पहुंचती है। अगर हम एपी सेंटर से इस एंगल को मेजर करें, क्योंकि इसके जस्ट पीछे वाली जो तरंग है वो लिक्विड में चली जाएगी और समाप्त हो जाएगी, लिक्विड में ट्रेवल नहीं करेगी, समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो अपर कोर को टच करते हुए निकल रही है ये तरंग 105 डिग्री तक पहुंचती है जब हम मेजर करते हैं एपी सेंटर से इसका क्षेत्र। तो सेकेंडरी वेव की बात अगर करें तो सेकेंडरी शैडो जोन जो बनता है 105 से 105 का क्षेत्र, यानी इस भाग में सेकेंडरी वेव दिखाई नहीं देती। पहला कारण इसका यह है कि अपर कोर लिक्विड फॉर्म में है, जिसकी वजह से ये अपर कोर को क्रॉस नहीं कर पाती और दूसरी ओर नहीं पहुंच पाती। तो सेकेंडरी शैडो जोन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेस्मिक शैडो जोन समझते हैं, और जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को समझेंगे। अब आप देखिए यहां से प्राइमरी वेव चल रही है, जो वेव एकदम सीधी जा रही है, आप देखिए कहीं भी विचलित नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी, क्योंकि सीधी जो वेव चलती है उसमें अपवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस तरंग को देखिए, ये जा रही है और एकदम अपर कोर को टच करते हुए जा रही है। अब यही प्राइमरी वेव भी है और यही इसी पाथ पर आ रही है सेकेंडरी वेव, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जस्ट पीछे वाली वेव, सेकेंडरी वेव तो अंदर नहीं आएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अपर कोर लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन प्राइमरी वेव के साथ क्या होगा, प्राइमरी वेव, इस वेव के जस्ट पीछे जो वेव है उसकी बात कर रहा हूं, प्राइमरी वेव ये है। अब अपर कोर की डेंसिटी मेंटल की तुलना में अधिक है, अपर कोर की डेंसिटी मेंटल की तुलना में अधिक है, और अधिक डेंसिटी होने के कारण भूकंपी तरंगे लंब की ओर झुकेंगी, यानी किधर की ओर आएंगी, अंदर की ओर आ रही है। जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ रही हैं वैसे वैसे केंद्र की ओर जा रही हैं, यानी ये लंब की ओर झुक रही हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ते चली जा रही है। लेकिन जब आगे बढ़ती हैं तो जैसे जैसे सेंटर की ओर से आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे आप देखोगे कि ये दूर हो रही हैं। ये क्या बता रहा है कि यहां तक तो डेंसिटी अधिक थी, इसलिए ये अंदर की ओर जा रही थी, इसके आगे डेंसिटी कम होती जा रही है, सघनता कम होती जा रही है, इसलिए ये बाहर की ओर निकल रही हैं। तो इसके जस्ट पीछे वाली वेव को अगर आप देखें, ये तो टच करते हुए जा रही, इसके जस्ट पीछे वाली वेव को देखें, यहां पहुंची, उसके बाद अंदर की ओर चली, और इसके बाद जैसे डेंसिटी कम होना शुरू हुई वैसे ये बाहर की ओर निकलने लगी, यानी लंब से दूर हटने लगी, और फाइनली ये यहां पर पहुंच गई। इसी तरह दूसरे साइड में भी होगा, जो अपर कोर को टच करते हुए जा रही है वो निकली, और इसके जस्ट पीछे वाली वेव जैसे ही कोर में इंटर करेगी डेंसिटी बढ़ने के कारण अंदर की ओर जाएगी, जहां तक डेंसिटी बढ़ेगी वहां तक अंदर की ओर जाएगी, जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे बाहर की ओर निकलेगी, यानी लंब से दूर हटेगी, और फाइनली ये यहां पर पहुंचेगी। अब अगर हम एपी सेंटर से देखें तो ये पार्ट ऐसा है जहां पर प्राइमरी वेव नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? ये वाली तो 105 पे पहुंची और इसके जस्ट पीछे वाली अंदर की ओर चली गई, क्योंकि डेंसिटी अधिक थी, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में प्राइमरी वेव नहीं दिखाई दे रही है। इधर भी प्राइमरी वेव नहीं दिखाई दे रही है, यानी ये प्राइमरी शैडो जोन हो गया, प्राथमिक तरंग छाया क्षेत्र हो गया। और आपको पता है, अभी बताया हूं, 105 से लेके 105 के बीच में सेकेंडरी वेव भी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया, ये 105 पे बताया, और ये वाली जो निकल रही है वो निकल रही है 145 पे। जो इसके जस्ट पीछे वाली थी, वो जो बाहर निकल रही है वो 145 पे। इसके जस्ट पीछे वाली जो थी, एपी सेंटर से अगर इसका कोण मेजर करें तो वो निकल रही है 145 पे। तो ये जो क्षेत्र है 105 से 145, ये प्राइमरी शैडो जोन हुआ। और इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो 105 से लेके 105 तक सेकेंडरी वेव भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से देखें तो 105 से 145 के बीच में न ही प्राइमरी वेव दिख रही है न ही सेकेंडरी वेव दिख रही है, इसलिए ये हो जाता है सेस्मिक शैडो जोन, भूकंपीय छाया क्षेत्र। यानी एपी सेंटर से 105 से लेके 145 के बीच में न ही प्राइमरी वेव दिखाई देती है न ही सेकेंडरी वेव दिखाई देती है, इसलिए इसे कहते हैं सेस्मिक शैडो जोन, भूकंपीय छाया क्षेत्र। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्राइमरी वेव शैडो जोन क्या होता है तो 105 से 145,
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सेकेंडरी वेव शैडो जोन क्या होता है, तो 105 से लेके 105। और अगर आपसे पूछा जाए सेस्मिक शैडो जोन क्या होता है, भूकंपी छाया क्षेत्र क्या होता है, तो 105 से लेके 145। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेस्मिक शैडो जोन क्या होता है। और इसी तरह के और कोई प्रश्न आपके दिमाग में आते हो जो आपको नहीं समझ में आता हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी आधारित मैं वीडियो लेके जरूर आऊंगा। जय हिंद।